नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना का जिसने समस्त मानव जाति को शर्मसार कर दिया। यह घटना इतनी तेजी के साथ भारत में प्रसारित होती है कि समस्त लोगों के मन को झकझोर देती है। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव देवराला की। देवराला गांव में एक लड़की जिसका नाम रूप कंवर है, उसका महज 18 वर्ष की उम्र में माल सिंह नामक व्यक्ति से शादी करा दी जाती है। वहीं से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। तो रूप कंवर की शादी माल सिंह के होने के पश्चात दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े सुखद तरीकों से बीता। कुछ समय बीतता है। 8 महीने के पश्चात एक घटना घट जाती है कि माल सिंह की अचानक मृत्यु हो जाती है और इस सुखद वैवाहिक जीवन का अंत हो जाता है। एक तरफ माल सिंह की अंतिम तिथि की तैयारी चल रही होती है और दूसरी तरफ रूप कंवर दुल्हन के वेश में सज रही है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये कैसी महिला है जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी दुल्हन का रूप धारण कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सती प्रथा की। वही सती प्रथा जो अपने प्राचीन इतिहास से हमारे समाज के कलंक के रूप में जन्म लिया। रूप कंवर की इस घटना को देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि यह घटना 1987 ईस्वी की। जी हाँ, 20वीं शताब्दी में ऐसी घटना देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और लोगों के बीच में आकर के रूप कंवर दुल्हन के वेश में सज धज करके अपने पति की चिता के साथ सती का पालन करते। उस भीड़ में समस्त मानव ने इस दृश्य को देखा, परंतु किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कुछ दिनों के पश्चात वहां के लोगों ने रूप कंवर को देवी का रूप मानते हुए उसकी एक मूर्ति बनवा करके पूजा कर दी। यह घटना बाहर कब निकलती है? लोग जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है वहां उस देवी की पूजा करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना होता है तो मीडिया भी वहां कवर करने के लिए पहुंचती है। मीडिया जब इस दृश्य को देखती है तो वहां के लोगों से जब पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा है, तो लोगों के द्वारा उसकी कहानियों को बताया जाता है। जब मीडिया इस बात को कवर करती है तो पूरे देश में इस मामले को फैला दिया जाता है और पूरे देश में इसका जमकर विरोध होता है। और यह विरोध इतना बढ़ जाता है कि राजस्थान राज्य से निकल करके हाई कोर्ट तक पहुंच जाता और एक नए केस के रूप में इसे अभिन्न अंग माना जाता है, जिसे रूप कंवर केस के नाम से जाना जाता है। रूप कंवर केस के नाम से जाना। यह घटना इतनी तेजी के साथ फैलती है, लोग इसका इतने बड़े स्तर पर विरोध करते हैं कि इसका असर राज्य सरकार पर नहीं पड़ता और राज्य सरकार को विवश होकर के अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। नई सरकार गठित होती है। नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके एक नया कानून बनाती है। उस कानून के अंतर्गत सती प्रथा को बैन कर दिया। तो बात तो ये हुई कि ये ऐसी घटना देखने को तब मिल रही है जब 20वीं शताब्दी चल रही है। आज के महज लगभग 35 से 36 साल की पहले की घटना है। समय बीतता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये सती प्रथा है क्या? ये सती प्रथा की शुरुआत कहां से हुई? तो सती प्रथा की शुरुआत के बारे में मैं आपको बताऊं तो सती शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द सत्य से लिया गया, जिसका अर्थ माना जाता है कि लॉयल और ट्रुथफुल वाइफ होता है। सती प्रथा की सर्वप्रथम घटना मां पार्वती, जिन्हें उमा का रूप एक माना जाता है, उनके द्वारा देखा जाता है। परंतु यह घटना घटित कब होती है? यह घटना सिर्फ एक महज कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका ऐतिहासिक साक्ष्य कोई नहीं मिलता। उस समय की घटना है जब प्रजापति दक्ष
संसार का सबसे बड़ा महायज्ञ करते हैं और शिव को उसमें नहीं बुलाते, और जहां पर मौके मौके पर शिव का अपमान किया जाता है। यह दृश्य देख करके उमा अर्थात मां पार्वती अपने आप को अपने तेज और प्रताप से अपने आप को सती कर लेती, परंतु इतिहासकार इस मान्यता को खारिज नहीं करते। समय बीतता है, क्योंकि इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि सती वह होती है जो अपनी पति के मृत्यु के पश्चात उसके साथ अपने आप को भी समाप्त कर दे। ऐसी ही घटना आपको रामायण में देखने को मिलेगी, मेघनाथ की पत्नी के द्वारा किया जाता है। ऐसी घटनाएं आपको महाभारत में भी देखने को मिलेंगी, परंतु ये सब ऐतिहासिक साक्ष्य आपको प्रस्तुत नहीं कर पाते। दौर बदलता है, भारत में वैदिक युग की शुरुआत हो जाती है। वैदिक युग की शुरुआत में ऋग वैदिक काल आता है। ऋग वैदिक काल के साथ साथ उत्तर वैदिक काल आता है। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था बदलती है, परंतु कहीं पर भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। दौर बीतता है, द्वितीय नगरीकरण की क्रांति की शुरुआत होती है और वहां पे अर्थव्यवस्था अपने चरम स्तर पर होता है, और उसी के साथ दो नए धर्म जैन और बौद्ध का उदय होता है, जो वैदिक युग के कहीं न कहीं खिलाफ थे, वैदिक संस्कृति के खिलाफ थे, परंतु कहीं भी किसी भी ग्रंथ में उन्होंने सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया। यह बात है 600 BC। समय बीतता है और हमारे मगध साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। उनमें से एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसकी नींव डाली जाती है। उसी के शासनकाल में मेगास्थनीज जो एक विदेशी यात्री के रूप में भारत आता है, और उसकी एक पुस्तक इंडिका, जिसमें उसने कहीं भी भारत में सती प्रथा होने का प्रमाण नहीं दिया। समय का दौर चलता है, मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल का प्रवेश है। गुप्त काल में पहला सती प्रथा का एग्जाम्पल एरक अभिलेख से मिलता है, जिसमें भानुगुप्त की पत्नी के द्वारा पहली बार सती होने का प्रमाण मिला। ऐसी ही घटना आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। चोल साम्राज्य के राजा राजराज प्रथम के पिता के मृत्यु के पश्चात उनकी माता जी सती का पालन करती हैं और अपने पति के चिता पे बैठ करके स्वयं को सती कर लेती। अभी समाज में यह भावना अभी प्रचलित नहीं हुई। दौर आगे बढ़ता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में अलबर्नी आता है और अलबर्नी अपने लेख में लिखता है कि भारत में सती प्रथा तो विद्यमान है, परंतु सती प्रथा नारी के स्वेच्छा से डिपेंड करता है। अर्थात नारी की अगर इच्छा है तो वह सती का पालन करे, अगर नारी की इच्छा नहीं है तो वह सती का पालन नहीं करे। यानी महिलाएं इस मामले में स्वतंत्र हैं। समय बीत रहा। समय बीतने के पश्चात मोरक्को का एक यात्री तिब्बत बबूता भारत में आता है और वह इतिहास को प्रस्तुत करता है। कहता है कि भारत में सती प्रथा की गति बहुत तेजी के साथ बढ़ी हुई। उसका रीजन वह मानता इस्लाम धर्म का उदय और भारत पर अरबों का आक्रमण। इसके लिए उसने बताया कि भारत में जब पहली बार आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था और दाहिर की युद्ध में मृत्यु होती है। उसके पश्चात उसकी 3 रानियां होती हैं, जिसमें से परमाल देवी और रानी बाई। परमाल देवी के साथ एक और रानी होती हैं, जिन्हें दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें सेक्स स्लेव के लिए तैयार किया। ऐसी घटना जिसने समस्त भारत के महिलाओं के मन में अपनी आत्मरक्षा के लिए डर का माहौल पैदा किया। उसी बीच रानी बाई के द्वारा, जो दाहिर की तीसरी पत्नी थी, संघर्ष करते हुए नजर आती है। जब उन्हें लगता है कि मैं युद्ध में पराजित हो जाऊंगी, तो उन्होंने सामूहिक रूप से सभी महिलाओं को साथ लेकर के एक साथ अपने आप को अग्नि में प्रवेश किया। यह प्रथा जौहर प्रथा के नाम से जानी। तो सती प्रथा से जौहर प्रथा कैसे बन गई, इसकी कहानी मैं आपको बताऊं। सती प्रथा वह होती है
जिसमें एक महिला जो अपनी पति के मृत्यु के पश्चात उसके चिता पर बैठ करके अपने आप को भी अपने पति के साथ ही समाप्त कर देती। जबकि जौहर प्रथा वह होता है जिसमें एक साथ सामूहिक रूप से सभी महिलाएं अपने आप को सती करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सर्वप्रथम भारत में राजपूतों के कार्यकाल में देखने को मिलता है, क्योंकि राजपूत का मानना यह था कि राजपूत जितने भी आसपास के इलाके के सभी पुरुष होते थे सब सैनिक माने जाते थे और राजा के साथ समस्त गांव सैनिक के रूप में जाकर के युद्ध करता है। और युद्ध भूमि में सभी पुरुष जाते हैं। अगर राजा की मृत्यु का संदेशा आता है तो यहाँ पे सारी महिलाएं एकत्रित हो करके, क्योंकि पूरा गांव का जमौरा वहां पे गया होता है, तो सारे पुरुष की हत्या की जाती है। तो उस दौरान सामूहिक रूप से सभी महिलाएं इकट्ठा हो करके अपने आप को सती कर लेती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में रानी पद्मावती के द्वारा ऐसी घटनाएं दिखाई गई। ऐसा इसलिए कर रही है कि ताकि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया सेक्स स्लेव दोबारा न हो सके। अपनी आत्मरक्षा में किया गया यह जौहर प्रथा राजपूत काल से निकलते अन्य लोगों में फैलना शुरू, परंतु इसके बाद कहीं भी जौहर प्रथा का एग्जाम्पल इक्का दुक्का आपको दिखाई देता है। परंतु सती प्रथा अभी भी प्रचलन में है। धीरे धीरे समय बदलता है। समय बदलने के दौरान क्योंकि समाज का एक मानना है कि क्या जो चीजें एक बार प्रचलन में आ गई, धीरे धीरे समाज के द्वारा उसे मान्यता दे दी जाती है और समाज के द्वारा मान्यता देने के साथ ही उसे प्रथा का रूप दे दिया जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था बदलती है। अर्थव्यवस्था में बदलने के साथ साथ जब भारत में कभी गरीबी आएगी तो गरीबी आने के दौरान क्योंकि पुरुष ही उस समय कमाने का साधन माना जाता था, पुरुष ही अर्थव्यवस्था में योगदान देता था, तो महिलाओं का अस्तित्व ही वहां से समाप्त हो गया। ऐसी मान्यताएं मानी जाती है। समय का दौर चलता है। भारत में तुगलक काल की शुरुआत होती है। एक पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक की एंट्री होती है और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पूरे साम्राज्य में सती प्रथा को बैन कर दिया और यह अलाउंस करा देता है कि सती प्रथा का पालन अगर कोई करना चाहे, कोई महिला अगर स्वेच्छा से करती है तो वह हमारे पास आकर के एक सर्टिफिकेट लेकर के जाए और सती प्रथा का पालन कर सकती है, किसी भी प्रकार से दबावी रूप में नहीं होगा। उसने भरसक प्रयास किया, परंतु समाज के दौर में जो प्रचलन चली जाती है वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं की जा सकती। कालांतर में बहुत सारे शासकों ने ऐसे प्रयास किए जिनमें अकबर का नाम आता है, जहांगीर का नाम आता है, शाहजहां का नाम आता है और हमारे मराठा साम्राज्य के उदय करने वाले शिवाजी का नाम आता है। शिवाजी स्वयं सती प्रथा के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी माता को सती होने से बचाया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है दक्षिण भारत में भी कैडगी के द्वारा किया जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं जो राजा होते हुए भी, साम्राज्य का कार्य करते हुए भी ऐसी घटना का विरोध नहीं करते, जबकि वो सती प्रथा को एक निकृष्ट घटना मानते हैं, परंतु फिर भी समाज के दबाव में आकर के ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकामयाब रहते हैं। उसमें से एक नाम अहिल्याबाई का आता है। अहिल्याबाई जो मराठा साम्राज्य की सम्राज्ञी हुआ करती थी, अपनी बेटी को स्वयं सती प्रथा से नहीं बचा पाई। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है सिख गुरुओं में अमरदास, जो सती प्रथा के खिलाफ होते हैं, परंतु राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी 3 पत्नियां ने सती का पालन किया, उनको रोकने में नाकामयाब रहे। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जो सती प्रथा की घटना को लगातार दौर बदलता है। दौर बदलने के पश्चात भारत में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है और अंग्रेजों के प्रवेश के साथ ही 1813 ईस्वी में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश कराया। ईसाई मिशनरियों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में धर्म का बड़े स्तर पर प्रचार करना। अब वहां से एक राजनीति खेली जाती है अंग्रेजों के द्वारा। उसी में एक व्यक्ति निकल करके आता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने भारत के
ग्रंथों को अध्ययन किया और ग्रंथों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि लोग उसकी बातों को सत्य माने। उसने ऋग्वेद के एक श्लोक को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि उसने सिद्ध कर दिया कि भारत में वैदिक काल में ही हिंदू धर्म के ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख किया। क्योंकि उस समय 1813 के साथ ही शिक्षा का विकास शुरू होता और लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति 1835 में की जाती है। वहीं से शिक्षा का आधार इतनी तेजी के साथ प्रचलन में आती है कि समस्त लोगों ने इसकी किताब को पढ़ा और समस्त लोगों ने यह मान लिया कि हिंदू धर्म एक निकृष्ट धर्म है। और बहुत सारे लोगों ने बड़े स्तर पर धर्म को परिवर्तन किया और ईसाई धर्म को अपना लिया। उसी में से एक वर्ग निकल करके आता है जो पश्चिमी शिक्षा को तो ग्रहण ही किया, साथ ही साथ अपने धर्म की भी शिक्षा को ग्रहण किया। उनमें से एक व्यक्ति निकल करके आते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के साथ एक घटना घट जाती है। उनके भाई साहब की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को उन्हीं के आंखों के सामने, समाज के सामने सती का पालन कराया गया। इस घटना ने राजा राम मोहन राय को इतना पीड़ित किया कि उन्होंने प्रण लिया कि इस समाज से मैं सती प्रथा को समाप्त कर दूं। उन्होंने खोज शुरू किया, लोगों से जा करके जब पूछना शुरू किया ऐसा आप लोग करते क्यों हैं, लोगों ने बताया कि ये हमारे धर्मों में लिखा है। क्योंकि मैक्स मुलर के द्वारा ये घटनाएं इस तरीके से प्रस्तुत की गई थी कि लोगों के मन में एक वहम बन चुका और यह आग की तरह घटना फैलती चली गई। राजा राम मोहन राय ने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया, सभी वेदों का अध्ययन किया, यहां तक कि उन्होंने मनुस्मृति, जो हिंदू धर्म की एक पुस्तक मानी जाती है, मनुस्मृति के साथ साथ याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति का भी अध्ययन किया। परंतु कहीं भी उन्होंने यह नहीं पाया कि भारत में किसी भी ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख। अब अंग्रेज फंस गए। अब अंग्रेज फंस गए तो अंग्रेज करे तो क्या करे। अंग्रेज सहानुभूति लेने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग की एंट्री कराई जाती है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय से सलाह लेकर के इस कार्य में मदद करने के लिए सामने आते हैं। राजा राम मोहन राय अथक प्रयास करते हैं, समाज में जा करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और अंत में जा करके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को एक कानून बना करके अवैध घोषित कर दिया। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि सती प्रथा अगर बैन हो गई थी तो 1987 में रूप कंवर का केस कैसे सामने आया। तो याद रखिए कि ये समाज का एक ऐसा वर्ग है जो पढ़े लिखे लोग इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन भारत का अधिकांश हिस्सा अभी भी असाक्षर थे। तो जब वो साक्षर नहीं थे तो वो रूढ़िवादी विचारधारा के बने हुए थे। वो आज भी उस समाज का पालन करना चाहते थे जो उनके पूर्वज बना करते थे। तो समाज में यह कानून तो बना दिया गया, लेकिन कानूनों का पालन ढंग से नहीं हो सका। आप जानते हैं कि कानून बना देने मात्र से ही किसी चीज का निवारण नहीं हो सकता जब तक लोग जागरूक ना हो जाए। समय बीतता है, समय बीतने के दौरान ये सारी घटनाएं चलती हैं। 1987 ईस्वी में जब पहली बार इस केस को रिकॉर्ड किया गया तो एक सर्वे कराया गया कि 1947 से लेकर के 1987 के बीच लगभग 28 महिलाओं ने भारत में सती का पालन किया और स्वयं देवलाला गांव में यह तीसरी घटना। जब मीडिया देवलाला गांव के निवासियों से पूछती है कि क्या आपके यहां इस तरीके का पालन होता है, आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, तो वहां के लोग कहते हैं कि यह रूप कंवर का निजी मामला था, वह स्वयं चाहती थी कि मैं सती का प्रथा का पालन करूं। ऐसी घटना जिसने समस्त मानव को हिला करके रख दिया। अब ऐसी घटना मैं आपको बताऊं कि 2023 में आपको देखने को मिलती है। वहां पे एक महिला के द्वारा सुसाइड नोट में लिखा जाता है, बाद में वो जाकर के अपनी पति की मृत्यु के पश्चात वो साबरमती आश्रम में डूब जाती है और उसने सुसाइड नोट में लिखा
कि मुझे अपने परिवार वाले अर्थात ससुराल वालों के तरफ से सती होने का दबाव बना। अब आपके मन में प्रश्न फिर से उठेगा, इतने संघर्षों के बाद भी आज भी क्या यह सती प्रथा कायम है? तो निष्कर्ष अगर हम निकालें तो कानूनों के जरिए बिल्कुल एक सरकार ने अपना काम किया, सरकार ने कानून बनाया, परंतु सरकार के कानून बना देने मात्र से ही समाज का बदलाव नहीं है। समाज तभी बदल सकता है जब शिक्षा को बढ़ावा दिया है, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो समाज का सुधार शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करके किया जा सकता है। हर चीज का समाधान कानून नहीं हो सकता है। कुछ लोग कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूढ़िवादियों से हटने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके की विचारधारा भी आज के समाज में जीवित है। तो जहां भी ऐसी घटना आपको देखने को मिले, आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी समाज के सुधारक में काम आए। बड़े स्तर पर नहीं तो, लेकिन इस घटना को अगर आप जहां कहीं भी देखें, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, आप भी आवाज उठा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि ऐसी घटनाओं से उन्हें प्रेरित ना किया। तो आज भी समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कुरीतियां व्याप्त हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे बाल विवाह की प्रथा कैसे शुरू हुई, दहेज प्रथा की किस प्रकार से प्रचलन में आई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी मुद्दे पे बात करूंगा कि बाल विवाह हमारे समाज का कैसे हिस्सा बन गई और बाल विवाह के साथ साथ हमारे यहाँ दहेज प्रथा किस प्रकार से प्रचलन में है और आज यहाँ अपने चरम सीमा पर है। आप लोग भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।